गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार पुनः आपका श्री राजाराम उच्च माध्यमिक विद्यालय मौजी आवास सांचौर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं नरसाराम चौधरी आपके समक्ष हिंदी की कक्षा लेकर उपस्थित हूं। मित्रों, आज अपन कक्षा 12 जो है उनकी हिंदी अनिवार्य है। इनसे संबंधित अपन पढ़ रहे थे। पूर्व में अपन ने एक बिंदु जो प्रारंभ किया था पद परिचय। मित्रों, इसी बिंदु के अंतर्गत अपन ने ये कहा था कि पद का परिचय, यानी अपन ने पढ़ा था कि प्रत्येक शब्द जो होता है वो जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वो क्या कहलाता है? पद कहलाता है। विभक्ति चिन्हों से युक्त कोई भी शब्द अपनी योग्यता ग्रहण करके जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वो क्या कहलाता है? पद कहलाता है। और मैंने ये भी आपको बताया था कि प्रत्येक पद का अपना एक परिचय होता है, अपना एक इंट्रोडक्शन होता है, जिसको आप कह सकते हो। अब सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्ण से मिलकर क्या बनता है? शब्द बनता है। शब्द से मिलकर क्या बनता है? पद बनता है। पद से मिलकर क्या बनता है? वाक्यांश बनता है मित्रों। और वाक्यांश से मिलकर के क्या बनता है? वाक्य बनता है। ये अपने पद की या शब्द की संरचना है। ये भाषा की संरचना है। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो मित्रों वर्ण कहलाती है। वर्ण क्या होता है इसके बारे में अपन डिटेल से पढ़ चुके हैं। दूसरी चीज है शब्द। वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द। मेल कैसा होना चाहिए मित्रों? सार्थक। जैसे मैं लिखता हूं, ये एक आपका वर्ण है, ये आपका वर्ण है, ठीक है। अब ये अगर मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? क। इसी प्रकार से एक में लिखता हूं म, तीसरा लिखता हूं ला। अब इन तीनों ये जो वर्ण है, ठीक है ना, इनका अगर मैं सार्थक मेल करूं, छह वर्ण जो है इनका सार्थक में जब ये सार्थक रूप से मिलेंगे तभी है जो इनका शब्दों का निर्माण होगा। वरना वो है जो शब्द तो बनेगा लेकिन सार्थक शब्द नहीं बनेगा। कैसे? जैसे मैंने लिखा लकम। मित्रों, ये वर्णों का समूह तो है, छह वर्ण है जो इसमें थे वो के वो यहाँ है, लेकिन इसको है जो सार्थक शब्द नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि आज दिन तक आपने इसका कोई अर्थ नहीं पढ़ा होगा। तो वर्णों का समूह कैसा होना चाहिए? सार्थक। अगर मैं इसी को लिख दूं मैं कमल, तो सार्थक स प्लस अर्थक है ना, कोई न कोई अर्थ देने वाला शब्द। जैसे ही मैंने यहाँ लिखा कमल तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि कमल जो एक फूल होता है वो। तो इस प्रकार से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो पद कहलाता है। और पदों का समूह या एक वाक्य का अंश को वाक्यांश कहते हैं। और वाक्यांश मिलकर के किसका निर्माण होता है? वाक्य का। और वाक्य को ही कहते हैं भाषा की सबसे सार्थक इकाई जो अगर कहें या पूर्ण अर्थ देने वाली इकाई कहें तो वो वाक्य। लेकिन मित्रों, बात यहाँ ये नहीं थी, बात थी अपने पद परिचय की। पद परिचय में अपन ने ये पढ़ा था पूर्व कक्षा में कि प्रत्येक पद का अर्थ देने के लिए शब्द को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि प्रत्येक शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होगा तो वही क्या कहलाएगा? पद। इसलिए अपन ने शब्द के भेद पढ़े थे। शब्द के मुख्य रूप से दो भेद है, विकारी और दूसरा है अविकारी। अब मित्रों, इस विकारी शब्द के भी चार भेद है। सबसे पहला संज्ञा,
दूसरा सर्वनाम, तीसरा क्रिया और चौथा है विशेषण। विकारी शब्द वे शब्द जिनका स्वरूप, स्वरूप का मतलब स्ट्रक्चर, ढांचा, रूप, लिंग, वचन, काल आदि के आधार पर परिवर्तित होता है, विकार उत्पन्न होता है जिसमें, और विकार का मतलब है परिवर्तन। वे शब्द जिनमें वाक्य में वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक आदि के आधार पर परिवर्तन होता है क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द। विकारी शब्द मित्रों कितने हैं? 4। कौन कौन से? संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है। कहने का मतलब इनको अपन ने पढ़ लिया, इसको भी पढ़ लिया, इसका भी अध्ययन कर लिया, इसका भी अध्ययन कर लिया, यानी जो विकारी शब्द थे उनका अध्ययन अपन ने पूर्व कक्षाओं में कर लिया है। अब आज जो अपने अध्ययन का विषय रहेगा वो है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल आदि के आधार पर परिवर्तन नहीं होता है, वे क्या कहलाते हैं मित्रों? अविकारी शब्द। ये भी कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार के। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा समुच्चय बोधक, तीसरा संबंध बोधक, और आपके चौथा और लास्ट है ये मित्रों। अपन बात कर रहे हैं शब्द की। शब्द विकार के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द में 4 प्रकार है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है। इन चारों शब्दों में लिंग, वचन, काल आदि के आधार पर परिवर्तन होता है, इसलिए इन्हें विकारी शब्द कहते हैं। इन चारों को अपन ने पूर्व कक्षा में अध्ययन कर चुके हैं। दूसरा है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द में क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक, ये 4 जो है वो क्या है? अविकारी शब्द है। इनका मतलब कि इनमें लिंग, वचन, काल, कारक आदि के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। हालांकि मित्रों कुछ विद्यार्थियों की ये शिकायत रहती है कि सर आप क्लास में जब भी पढ़ाते हो तो बड़े सीरियस होकर के पढ़ाते हो, हंसी मजाक नहीं करवाते हो। मित्रों मैं स्पष्ट कर दूं, मुझे ये केवल पढ़ना और पढ़ाना आता है, इसके अलावा मुझे हंसी मजाक वगैरह वैसे बहुत नहीं आता है। फिर भी आधे घंटे की कक्षा है, निश्चित रूप से आप इसको जो ध्यान से देखें, पढ़ने की कोशिश करें, वही ज़रूरी है। और फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि कक्षा आपके लिए ज़्यादा बोरिंग नहीं हो। ये आपने जो मित्रों अपन ने पूरी कक्षा में इनका अध्ययन कर लिया है। आज अपन है जो अविकारी शब्दों को पढ़ेंगे। हेडिंग है अपनी अविकारी शब्द। परिभाषा लिखनी चाहूं तो वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल आदि के अनुसार, वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल आदि के अनुसार
के अनुसार स्वरूप में परिवर्तन अथवा कह सकते हैं विकार नहीं होता है, विकार नहीं होता है अविकारी शब्द कहलाते हैं। देखिए मित्रों, मैंने एक सिंपल सी परिभाषा जो है वो आपके समक्ष रखने की कोशिश की है। अविकारी शब्द वे शब्द जिनमें या जिनके स्वरूप में, स्वरूप का मतलब स्ट्रक्चर में, ढांचे में लिंग, वचन और काल, कारक आदि के आधार पर उनके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात उनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, उन्हें क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। कहने का मतलब एक वचन में प्रयुक्त करो या बहुवचन में प्रयुक्त करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्त्रीलिंग में प्रयुक्त करो, पुल्लिंग में प्रयुक्त करो, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। भूतकाल में प्रयोग करो, वर्तमान काल में प्रयोग करो या भविष्यत काल में प्रयोग करो, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। उदाहरण के द्वारा मित्रों समझते हैं। एक उदाहरण में लिखता हूं। देखिए मित्रों, मैंने यहाँ पर 4 वाक्य लिखे हैं। मैं आपको बता दूंगा कि अविकारी शब्द क्या होते हैं। जैसे अपन देखें, इस शब्द को आप नोट करें। राम धीरे धीरे चलता है, चलना क्रिया है, राम आपका करता है आपकी क्या है मतलब है क्या है? मैंने आपको बताया था पूर्व कक्षा में, है क्या है? सहायक क्रिया है। अब देखिए, राम धीरे धीरे चलता है, राम आपका कैसा है? पुल्लिंग है, उसके साथ में भी धीरे धीरे शब्द आ रहा है। सीता कौन से लिंग का है? स्त्रीलिंग, तो सीता के साथ में भी धीरे धीरे, यानी लिंग तो आपने यहाँ परिवर्तन किए, लेकिन लिंग के साथ में इन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। पुल्लिंग के साथ भी वही शब्द आ रहे, स्त्रीलिंग के साथ भी कोई शब्द वही शब्द आ रहे। फिर वचन, लड़के, कौन सा वचन है? बहुवचन, ठीक है। तो बहुवचन के साथ में भी वही धीरे धीरे शब्द आ रहा है। एक वचन यहाँ, इसमें भी वही बात और इसमें भी वही बात, वचन दोनों का अलग अलग है। यहाँ राम एक वचन है, लड़के बहुवचन है, फिर भी इन शब्दों में कोई अंतर नहीं आ रहा है। यहां पर लड़कियां बहुवचन है, लड़की एक, सीता एक वचन था, तो भी यहां कोई अंतर नहीं आ रहा है। तो ये जो चीजें हैं, ये क्या है? इनको अविकारी शब्द कहते हैं। इनको क्या कहते हैं?
अविकारी शब्द मित्रों कहते हैं। और ये जो है ये कभी भी परिवर्तित नहीं होते हैं। एक और वाक्य लिखता हूं। जैसे शब्द है इसलिए, तो इस शब्द में लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार, काल के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये भी शब्द क्या कहलाएगा? अविकारी शब्द कहलाएगा। एक और वाक्य लिखता हूं। जैसे मैं लिखा, सीता यहाँ आओ, मोहन यहाँ आओ। आओ, दोनों का लिंग परिवर्तित है। ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है, लेकिन यहाँ जो शब्द है इसमें किसी भी प्रकार का विकार या परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए ये आपके किस प्रकार का है? ये आपका अविकारी शब्द है। इसी प्रकार से लिख सकता हूं। देखिए मित्रों, अब मुझे लगता है आपको ये चीज़ है जो स्पष्ट हो जाएगी। मोहन अंदर बैठा है, ठीक है, सीता अंदर बैठी है। अब यहाँ परिवर्तन आ रहा है, ये क्रिया है, ये कर्ता के अनुसार हो रही है। इसका कर्ता पुल्लिंग था मोहन, क्रिया पुल्लिंग रही। सीता आपकी कर्ता जो है वो कैसी है? कर्त्री, ठीक है ना, स्त्रीलिंग है, क्रिया आपकी स्त्रीलिंग होगी। लेकिन ये जो शब्द है यहाँ पर भी समान है, यहाँ भी समान है, पुल्लिंग एक वचन के लिए भी अंदर आ रहा है, स्त्रीलिंग एक वचन के लिए भी अंदर आ रहा है। अगर मैं इसकी जगह लिख देता हूं वे अंदर बैठे हैं, तो भी वही आएगा, वे अंदर बैठे हैं। अब मुझे लगता है ये वे बहुवचन है, तो मुझे लगता है अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि अविकारी शब्द किसे कहते हैं या अविकारी शब्द किसे कहते हैं। और अगर अब भी समझ में नहीं आया है तो मुझे नहीं लगता आपको और कभी समझ में आएगा। और हो सकता है कृष्ण जन्माष्टमी आई हुई है, भगवान कृष्ण आपको समझा सके तो अलग चीज़ है, बाकी तो आपको कोई समझाने वाला मुझे नहीं लगता होगा कोई। विकारी, सॉरी, अविकारी जो शब्द है ये 4 भेद है इसके। और पहला है क्रिया विशेषण। वैसे भेदों के नाम अपन ने पहले यह जो लिख दिया है, तो पहला भेद है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण की परिभाषा लिखते हैं, वे शब्द जो क्रिया की
विशेषताएं बताते हैं। क्रिया विशेषण कहलाते हैं। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सरल परिभाषा कि वे शब्द जो क्रिया की विशेषताएं बताते हैं क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब इसके कितने भेद हैं? 4। क्रिया विशेषण भी कितने प्रकार के होते हैं? 4। पहला काल वाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण स्थान वाचक क्रिया विशेषण रीति वाचक क्रिया विशेषण। और चौथा है रीतिवाचक परिमाणवाचक। चार प्रकार है मित्रों। क्रिया विशेषण कितने प्रकार का होता है? 4। वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं क्या कहलाता है? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक। जैसे मैं एक उदाहरण के द्वारा बताता हूं कि क्रिया विशेषण क्या होता है। मैंने लिखा शीला कम पढ़ती है। अब देखिए शीला क्या है? वाक्य का कर्ता। पढ़ती क्या है? क्रिया है। क्या है? सहायक क्रिया। कम क्या है? क्रिया विशेषण है। कम यहां पर क्या है मित्रों? क्रिया विशेषण। कैसे कि पढ़ना क्या है? क्रिया। पढ़ना की विशेषता बता रही कम। कितनी पढ़ती है? कितनी पढ़ती है? कम। यहां पर या हो सकता था ज्यादा पढ़ती है। मैं यहां लिख सकता हूं शीला ज्यादा पढ़ती है। हो सकता है शीला आजकल ज्यादा पढ़ती हो, तो ये भी पढ़ने की विशेषता हो सकती है ना। पढ़ने की, पढ़ना क्रिया, क्रिया की विशेषता बता रहा है कौन? कम या ज्यादा। तो ये शब्द क्या हो जाएंगे आपके? क्रिया विशेषण। ये क्या है? क्रिया। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। बात समझ आ गई? शीला तो वाक्य की कर्ता है, पढ़ना क्रिया है क्या है? सहायक क्रिया है। अब पढ़ना जो क्रिया है, पढ़दी जो क्रिया है, इस पढ़दी क्रिया की जो विशेषता बता रहा है कौन बता रहा है? कम या ज्यादा। अब यहाँ अब ऐसे मत समझ जाना कि शीला कम है कि शीला ज्यादा है, ये इसकी विशेषता। इसकी विशेषता नहीं बता रहा। शीला कम, शीला ज्यादा नहीं। शीला तो अपने आप में पूर्ण है, लेकिन कम ज्यादा क्या है? क्रिया। और क्रिया कौन सी? पढ़ेगी। मुझे लगता है आप तो सब बहुत पढ़ते होंगे घर पे, और ये शीला भी कम नहीं ज्यादा पढ़ रही है। और आप भी, मुझे आशा है, घर पे क्या कर रहे होंगे? बहुत ज्यादा पढ़ रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि घर वाले जब सोते हैं उनके साथ साथ में 7 बजते ही अपनी गूदड़ी को खींच करके सो जाओ। वो कौन सा राक्षस था जिसको भगवान कृष्ण ने, बाबा रामदेव जी ने जिसकी गूदड़ी खींची थी? तो आपकी भी गूदड़ी घर वालों को खींचनी नहीं पड़े, और आप ऐसे व्यवस्थित रूप से अध्ययन करते रहना। ठीक है, तो ये था क्रिया विशेषण। और अगर उदाहरण दो,
मोहन मैदान के बाहर खेलता है। अब खेलना क्रिया है और बाहर ये क्या है, क्रिया विशेषण है। खेलता है, कहाँ पर खेलता है, स्थान का बोध करवा रहा है, मैदान के बाहर, तो ये क्या है, क्रिया विशेषण। कहने का मतलब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि क्रिया विशेषण है वो किस प्रकार से अविकारी शब्द है, और उस क्रिया विकारी के भी चार जो भेद है क्रिया विशेषण के, वो है जो अपन एक एक करके पढ़ रहे हैं। काल विशेषण की बात करें तो इसमें क्या आएगा, कल, आज, अभी अभी, कल, आज, अभी अभी, प्राय, इस प्रकार के शब्द आएंगे। अगर मैं आपको यहां उदाहरण देना चाहूं तो मैं कल घर जाऊंगा। अब यहां पर मित्रों कल शब्द जो है ये भले ही घर से पहले आया हो, लेकिन ये किसकी विशेषता बता रहा है, जाऊंगा की। जाना क्रिया है, क्रिया की जो विशेषता बता रहा है वो क्या, काल, और क्रिया की विशेषता बता रहा है वो क्रिया विशेषण, और या कालवाचक क्रिया विशेषण, यानी वे शब्द जो क्या करते हैं, क्रिया के होने के समय का बोध करवाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैं कहूं कालवाचक क्रिया विशेषण, कुछ उदाहरण और लिखता हूं। मोहन प्रातः पढ़ता है। देखिए मित्रों, पढ़ना क्या है, क्रिया है आपकी। कब पढ़ता है, पढ़ने का समय का बोध करवा रहा कौन, प्रातः काल, यानी मोहन है वो सुबह उठ करके क्या करता है, पढ़ता है, या प्रातः काल पढ़ता है। तो ये प्रातः जो शब्द है, ठीक है ना, ये प्रातः शब्द क्या है, पढ़ना क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए क्या है, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है, तो क्रिया विशेषण का समय का बोध करवा रहा है, तो ये कौन सा भेद हो गया, कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है। उसके बाद में बात आती है मित्रों स्थानवाचक की, है ना, क्रिया के होने का, के स्थान का बोध करवाएगा, क्रिया के होने के स्थान का बोध करवाएगा। जैसे मोहन अंदर बैठा है, बैठने की क्रिया, और कहां पर बैठा है, क्रिया के स्थान, क्रिया कहां संपन्न हो रही है, अंदर, तो क्रिया के संपन्न होने के स्थान का बोध करवाने वाला स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। मोहन ऊपर खेलता है, ऊपर क्या है, खेलना क्रिया की स्थानवाचक विशेषता बता रहा है कि कहां पर खेलता है। इसमें है जो आपके यहां, वहां, ठीक है ना, जहां, अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, इस प्रकार के शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण में आएंगे। यानी वे शब्द जो क्रिया के होने के स्थान के बारे में जानकारी देते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अगला है रीतिवाचक। रीतिवाचक में क्रिया के होने के तरीके को बताएंगे, क्रिया के ढंग को बताएंगे। जैसे इसमें होता है धीरे धीरे, जैसे मैंने वाक्य पहले लिखा था, राम धीरे धीरे चलता है, ठीक है ना। मोहन झटपट
पहुंचा। तो ये क्रिया के होने का धीरे धीरे चल रहा, क्रिया कैसे हो रही, धीरे धीरे, झटपट है ना, अचानक से पहुंच गया। तो ये है जो किस में आ जाएंगे आपके रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। परिमाणवाचक, परिमाणवाचक क्रिया के होने का परिमाण को दर्शाएगा। जैसे मैंने लिखा था राधिका थोड़ा पढ़ती है। ये थोड़ा थोड़ा कितनी क्रिया, क्रिया संपन्न होने का परिमाण, मात्रा बता रहा है। मोहन ज्यादा खाता है। तो ये ज्यादा क्या है, खाने की विशेषता बता रहा है। तो मित्रों आज की इस कक्षा में अपन ने पढ़ा क्रिया विशेषण, ठीक है ना, जो अभिकारी शब्द का एक भेद था। नेक्स्ट जो है वो अपन अगली कक्षा में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें।